नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग स्वामी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बिनागुड़ी छावनी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का आरोह पुस्तक का 7वां पाठ रजनी। ये पाठ मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। मन्नू भंडारी हिंदी की एक जानी मानी लेखिका है और इन्होंने कई कहानी संग्रह, उपन्यास और पटकथा का लेखन किया है। तो आइए पहले हम जानते हैं मन्नू भंडारी के जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इनके कुछ 3 प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान। ये 3 उपन्यास इनके बहुत ही लोकप्रिय हैं। 1 इंच मुस्कान इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के लिखा था। तो आप ये इनका कहानी संग्रहों का नाम, जिसमें एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु ये हैं, और इनके उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनको आप जरूर याद रखेंगे। पटकथाएं इन्होंने लिखी है रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। ये इन्होंने पटकथाएं लिखी है। पटकथा क्या होता है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि पटकथा किसे कहते हैं। इनको कई तरह के सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारत भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया इनको। बाकी मन्नू भंडारी जो हैं वो नई कहानी आंदोलन के दौरान की एक लेखिका है, जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में अपना योगदान भी दिया है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर इस पाठ के बारे में हमें कुछ आवश्यक जानकारी यहाँ से मिलती है। रजनी पिछली सदी में 90वें दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। रजनी दूरदर्शन का एक बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक रहा है। ये 90वें दशक में प्रसारित किया जाता था। उस दौरान ज़्यादा चैनल भी नहीं होते थे और ज़्यादा धारावाहिक भी नहीं होते थे। उस दौरान रजनी धारावाहिक ने बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। सोप ओपेरा एक नया शब्द है। सोप ओपेरा का मतलब होता है, एक ओपेरा का अर्थ होता है संगीतमय नाटक, और सोप शब्द वैसे साबुन से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से साबुन के झाग उभरते हैं, साबुन को रगड़ने से उसके झाग जिस तरह से उभरते हैं, वैसे ही भावनाओं को उभार करके जो संगीत नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसे सोप ओपेरा कहते हैं। ये अमेरिका के दूरदर्शन इतिहास से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सोप ओपेरा एक नाटक जिसमें भावनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है संगीत में नाट्य के माध्यम से कि लोगों को वो तुरंत प्रभावित करता है। तो सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और इन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र थी रजनी। इस धारावाहिक की सबसे प्रमुख पात्र होती थी रजनी। इसी रजनी पात्र के इर्द गिर्द ये पूरा धारावाहिक होता था। इसकी हर कड़ी अपने आप में मुकम्मल होती थी, यानी पूर्ण होती थी। अब हम आगे चलते हैं। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती है। तो ये आपको पता चला इस धारावाहिक के बारे में, रजनी धारावाहिक के बारे में। और अभी फिर से लॉकडाउन में ये रजनी धारावाहिक फिर से दूरदर्शन शुरू करने जा रहा है। प्रस्तुत अंश यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये इस पूरे पटकथा का सार है। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यानी इस पूरे नाटक में या इस पूरी एकांकी में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या, ये सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी एकांकी का केंद्र बिंदु है। ये यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण, आप इसे एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इस पाठ के सार की बात करते हैं हम। ये तो हुआ इस पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिली। अब हम इस पाठ के सार की बात करते हैं। ये पाठ
सात दृश्यों में बंटा हुआ है। इस पूरे धारावाहिक का ये जो एक एपिसोड है ये 7 दृश्यों में बंटा हुआ है। पहला दृश्य है लीला का घर। लीला एक स्त्री है जो कि रजनी की मित्र है और उसके घर का एक दृश्य हमारे सामने सबसे पहले आता है। और वहाँ रजनी लीला के घर की घंटी बजा करके जैसे ही लीला के घर में प्रवेश करती है तो उससे कहती है कि चलो हम बाज़ार चलते हैं, लेकिन लीला कहती है कि आज उसके बेटे अमित का परीक्षा परिणाम आने वाला है, इसलिए वह घर पर रहेगी। तो रजनी उसे मिठाई तैयार रखने के लिए कहती है। तभी अमित स्कूल से आ जाता है। अमित का चेहरा लटका हुआ है। उसने जैसी उसने अपेक्षा की थी वैसा उसका परीक्षा परिणाम नहीं आया है। विशेष रूप से उसे मैथ्स में यानी कि गणित में ज़्यादा निराशा हुई है, क्योंकि वह जो अपेक्षा रख रहा था गणित में उसके अंक 95% से अधिक अंक आने वाले थे, लेकिन उसके मात्र 72 अंक आए। यानी कि जहाँ पर 100 में से 95 अंक आने थे जैसा कि वो मान रहा था कम से कम, उसकी बजाय उसके सिर्फ 72 अंक आए। और इसी बात से अमित जो है वो बहुत ही मायूस नज़र आता है यहाँ पर। और साथ ही अमित यह भी बताता है अपनी मम्मी से, इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर करता है अपनी मम्मी के सामने कि कितनी बार उसने कहा कि उसकी ट्यूशन करवा दीजिए गणित में, क्योंकि टीचर जो हैं यानी कि उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं जिनका नाम है पाठक सर, वो पाठक सर बच्चों को ट्यूशन करने के लिए एक प्रकार से प्रेरित करते हैं, या प्रेरित ना कहें मजबूर करते हैं। तो अमित कहता है कि मम्मी से कि मैंने कितनी बार कहा मुझे गणित में ट्यूशन करवा दीजिए, नहीं तो पाठक सर मेरे अंक काट लेंगे। और वही हुआ, यहाँ पर उसके अंक जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि आपको ट्यूशन क्यों करवाएं जब आप पहले से ही गणित में इतने अच्छे हो। तो ट्यूशन तो तब करवाई जाती है जब हम किसी विषय में कमज़ोर होते हैं। ये सारी बात सुनकर के वहीं पर जो रजनी होती है वो चुप नहीं रहती है और वो अमित से कुछ जानकारी लेती है कि क्यों उसके अंक कम हुए, या पाठक सर जो हैं वो किस तरह से बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए मजबूर करते थे। ये सब जानने के बाद वो अमित से कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से नहीं लड़ना चाहिए, अपितु तुम्हें अपने शिक्षक से, अपने अध्यापक से इस बात के लिए लड़ना चाहिए, उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। और फिर साथ ही वो अमित से ये भी कहती है रजनी कि कल हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे, अमित तुम तैयार रहना। और इस बात के लिए अमित की माँ और अमित दोनों ही रजनी को रोकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जब अमित को उसी विद्यालय में पढ़ना है तो कहीं और उसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं लेना चाहते। लेकिन रजनी अपने निर्णय पर अटल रहती है और वो कहती है कि कल वो निश्चित रूप से अमित को लेकर के उसके विद्यालय जाएगी। इसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है और दूसरा जो दृश्य है वो है स्कूल के हेडमास्टर का दृश्य। यानी यहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर का एक ऑफिस है दूसरे दृश्य में, और हेडमास्टर साहब से मिलने के लिए रजनी जाती है अमित को लेकर के। रजनी विद्यालय के हेडमास्टर के कमरे में जाती है। वह अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखने की अनुमति मांगती है। हेडमास्टर कहते हैं वह उनके विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है। यह बात उनके विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है। रजनी बताती है कि अमित के पूरे अंक आने चाहिए थे, परंतु उसके केवल 72 अंक आए हैं। वह केवल देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने के लिए अड़ते हैं और बच्चों को दोषी करार देते हैं। रजनी फिर अमित के पिछले परिणामों को देखने का तर्क देती है। इस पर हेडमास्टर नियमों की दुहाई देते हैं। अब रजनी स्कूल के नियमों की बात करती है। वो कहती है कि अगर वे नियमों का ध्यान रखते तो कोई अध्यापक इस तरह ट्यूशन के लिए दबाव न डालता। हेडमास्टर ट्यूशन को अध्यापक तथा छात्रों का आपसी मामला बताते हैं। रजनी हेडमास्टर को धिक्कारती भी कहती है कि अगर वे ट्यूशन के काले धंधे को नहीं रोक सकते तो कुर्सी छोड़ दें। हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहां से चले जाने को कहते हैं। तो इस दूसरे दृश्य में हमने देखा कि किस प्रकार से रजनी जो है वो अपनी ताकत दिखाती है। एक स्त्री होकर के भी उसने ये साबित कर दिया कि स्त्री किसी से कम नहीं है और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। हेडमास्टर की बातों से वो डरी नहीं, अभी तो उसने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। इसके बाद आता है तीसरा दृश्य।
तीसरे दृश्य में हमें पता चलता है कि समाज ऐसे लोगों का कितना साथ देता है जो लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, यानी शुरुआत में उनको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तीसरा दृश्य है रजनी के स्वयं घर का दृश्य। रजनी के पति रवि घर आते हैं। रजनी उनके लिए चाय लाती है और पति को सारी बात बताती है जो दिन में हुई है। इस पर रवि उसे समझाते हैं कि अगर मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं तो इसमें उसे क्या परेशानी है, उसके बेटे तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। इस पर रजनी भड़क उठती है। वह कहती है, क्यों, अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? वह अन्याय सहन करने वालों को अन्याय करने वालों से अधिक गुनहगार कहती है। वह पति से कहती है, अमित, लीलाबेन और तुम जैसे लोगों के कारण ही इस देश में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें दो बातें पता चलती है। एक तो ये कि लोग जो हैं समाज में ऐसे लोगों का कितना साथ देते हैं, और दूसरा ये कि अगर व्यक्ति ठान ले तो वो अकेला भी अपनी लड़ाई को जारी रख सकता है, जैसा कि यहाँ पर रजनी करती है। और धीरे धीरे ज़रूर लोग भी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं चौथे दृश्य में। चौथा दृश्य है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर, DEO का दफ्तर। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जब हेडमास्टर के दफ्तर में सुनवाई नहीं होती है रजनी की, तो वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में जाती है। रजनी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर रखे बेंच पर प्रतीक्षा कर रही है। 3-4 लोग और हैं, वे डायरेक्टर से मिलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रजनी प्रतीक्षा करते करते तंग आ जाती है और वह बड़बड़ाने लगती है। इतने में एक आदमी चपरासी को 5 रुपए का नोट देता है और डायरेक्टर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। डायरेक्टर भी अंदर खाली बैठा बस पेपर वेट हिला रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है, जिसमें कामचोरी की प्रवृत्ति है, जिसमें काम को टालने की प्रवृत्ति है, उसका पता चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं वो स्वयं अंदर आराम फरमा रहे हैं और किसी को बिना रिश्वत के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बाहर चपरासी जो है वो रिश्वत लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दे रहा है, जबकि रजनी वहाँ पर काफ़ी देर से इंतजार कर रही है, उसको नहीं अंदर जाने दिया गया। लेकिन अब हमें रजनी का रूप देखने को मिलता है। रजनी धड़ाधड़ डायरेक्टर के उस कमरे के अंदर घुस जाती है और डायरेक्टर को खरी खोटी सुनाती है। रजनी डायरेक्टर के सामने प्राइवेट ट्यूशन का मामला उठाती है। इस पर बोर्ड का क्या नियंत्रण है? निदेशक कहता है कि ट्यूशन कोई धंधा नहीं, जिनका बच्चा कमज़ोर होता है वे ट्यूशन लगवाते हैं। अगर कोई टीचर लूट मचा रहा है तो बच्चे किसी और अध्यापक के पास ट्यूशन रख लें। रजनी अमित का किस्सा रखते हुए बताती है कि वह बहुत होशियार है और फिर भी उसे ट्यूशन के लिए दबाव दिया जाता है। उनकी बात न मानने के कारण उसके अंक केवल 72 आए हैं। निदेशक कहता है कि इस मामले में हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। रजनी कहती है कि हेडमास्टर एक्शन नहीं लेता तब क्या ट्यूशन का घिनौना रैकेट चलने दिया जाए? यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हेडमास्टर पे अपनी जिम्मेदारी का बोझ डाल रहे हैं या पल्ला झाड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, हेडमास्टर के कंधों पे जिम्मेदारी डाल के। उधर हेडमास्टर जो है वो मास्टरों के ऊपर यानी टीचर्स के और बच्चों के ऊपर उसका दोष मढ़ देता है। यानी कोई भी अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। निदेशक कहता है कि हमारे पास पहले ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। रजनी कहती है कि क्या शिकायत के बगैर इस काले धंधे को नहीं रोक सकते? तो यहाँ पर भी हमने देखा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं वो रजनी का साथ नहीं देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले दृश्य में, जो कि 5वां दृश्य है। ये 5वां दृश्य है अखबार का दफ्तर। यानी रजनी ने जब देख लिया कि हेडमास्टर भी उसका साथ नहीं दे रहा है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी उसका साथ नहीं दे रहा है, तब वो मीडिया के पास जाती है, यानी अखबार के दफ्तर में जाती है। और सौभाग्य से अखबार का संपादक जो है वो रजनी का पूरा साथ देता है। संपादक रजनी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उन्होंने तो ट्यूशन के विरोध में एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया है। रजनी कहती है कि अगर समाचार पत्र इस मुद्दे को उठा लें और इस पर चोट करें तो सारा समाज इसके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। इससे कितने ही अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की ऊंची भावना समझकर साथ देने का वादा करता है। उसने सारी बातें नोट करके एक समाचार भिजवाया। रजनी प्रसन्न होती है। वह बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने जा रही है, वे इस सूचना को भी समाचार पत्र में छपवा दें। और जो छठा दृश्य आता है वो है उस मीटिंग का, उस बैठक का दृश्य,
जिसमें पेरेंट्स की बैठक हो रही है। एक हॉल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है, बाहर बैनर लगे हैं, लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। रजनी उन्हें संबोधित करती है। क्या कहती है रजनी? रजनी कहती है कि माना कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी है, इधर अध्यापकों के एक प्रतिनिधि ने अपनी समस्या रखी है और अध्यापकों का जो प्रतिनिधि है उसने कहा है कि अध्यापकों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है, इसलिए उनको ट्यूशन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस पर रजनी कहती है कि अध्यापकों के लिए भी एक आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए, यानी अध्यापकों को भी अन्याय के विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। जब अध्यापकों का प्रतिनिधि इस बात को उठाता है कि प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों को वेतन कम दिया जाता है लेकिन उनको ज़्यादा वेतन पर उनके हस्ताक्षर दिए जाते हैं, इस पर रजनी उनका भी साथ देने का वादा करती है और वो कहती है कि इस बात के खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी होगी। उसी वक्त जब रजनी का पति भी वहीं पर उसी बैठक में मौजूद होता है, वो सुन रहा होता है, तो वो धीरे अपने मन ही मन में या अपने होठों में बुदबुदाता है और कहता है कि लो, इसको एक नया आंदोलन का विषय और मिल गया, यानी ये वो आंदोलन जो अध्यापकों के लिए रजनी को करना है। तो यहाँ पर फिर रजनी के पति जो रवि हैं, उनकी ऐसी मानसिकता समझ में आती है, ऐसी मानसिकता दिखाई देती है जिसमें वो रजनी की हर बात से बचकर निकलना चाहते हैं। वो किसी प्रकार से रजनी का साथ देना नहीं चाहते हैं। फिर अंतिम दृश्य है, 7वां दृश्य, जो रजनी का घर है। यहाँ पर इस पूरे धारावाहिक के इस एपिसोड का एक बहुत ही अच्छा अंत दिखाया गया है। रजनी का घर है। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए रजनी को बताते हैं कि बोर्ड ने उनकी सारी बातें मान ली है। ये अखबार में खबर छपती है जिसमें कहा गया है कि बोर्ड ने रजनी की सारी बातें मान ली है। वे रजनी पर गर्व प्रकट करते हैं। तभी लीलाबेन अमित के साथ आती है मिठाई लेकर के रजनी को देने के लिए। तो ये है पूरी एकांकी का सार संक्षेप में जो मैंने आपको बताया है। इसमें रजनी ही प्रमुख पात्र है और रजनी का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही शानदार है यहाँ पर। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि रजनी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हमें इस धारावाहिक में या इस पटकथा में हमें देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर ये होगा, सबसे पहले रजनी जो है वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला व्यक्तित्व है। रजनी का अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है वो। दूसरा, रजनी नीडर है। रजनी स्वाभिमानी है। तीसरा, रजनी जो है वो दूसरों की भी मदद करने वाली महिला है। चौथा, रजनी संघर्षशील है। पांचवा, वो बेबाक है, वो आत्मविश्वास से भरपूर महिला है। तो ये बहुत सारी उसके चरित्र की विशेषताएं हैं जिनको हर बच्चे को पूरा अच्छी प्रकार से याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। रजनी की चारित्रिक विशेषताएं, ये प्रश्न हालांकि पाठ के मुख्य प्रश्नों में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे इस पाठ में नज़र आता है या जो हमें पता होना चाहिए, वो है इस पूरी पटकथा या इस पूरे पाठ का जो मूल भाव है वो, यानी इस पूरे पाठ की मूल संवेदना या मूल भाव क्या है। इस पूरे पाठ की मूल संवेदना को हम 2-3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी शिक्षा जो एक सेवा का काम होता था किसी ज़माने में, वो वर्तमान में एक व्यवसाय बन करके रह गई है। लोग जो हैं वो पैसे कमाने के लिए शिक्षा को अपना माध्यम बनाते हैं। दूसरा है लचर प्रशासन, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारी, जो लोग जनता की सेवा के लिए बैठे होते हैं, जो नौकरशाही है जिसमें लोगों को अपना काम करना चाहिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, उसका काम ना करके वो एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। तीसरा है समाज की सोच। जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो समाज शुरुआत में उसका साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि उसकी मजाक भी उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने इरादों में अटल होता है तो समाज भी उसके साथ आ जाता है। और चौथा, रजनी का स्वयं का व्यक्तित्व जो अभी मैंने आपको बताया, वो संघर्षशील है, वो जुझारू है, वो नीडर है, वो बेबाक है
वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला है, वो दूसरों की सहायता करने वाली महिला है। तो इस प्रकार से रजनी के व्यक्तित्व की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। ये इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पे संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। पहला प्रश्न है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। क्यों लिया रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से? इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन है। वह अमित को बहुत स्नेह करती थी, क्या ये सही है? दूसरा, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। इनमें से सही उत्तर होगा ग, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। दूसरा प्रश्न है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। प्रसंग तो ये वो है जिसमें यहाँ पर ये जो प्रसंग है ये है हेडमास्टर का, जो हेडमास्टर से जब रजनी मिलती है तो हेडमास्टर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ये बात कह देता है। ये वही प्रसंग है और इसके ऊपर हमारी जो टिप्पणी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये शिक्षा निदेशक वाला प्रसंग है, जिसमें रजनी जो है वो शिक्षा निदेशक से बात करती है और शिक्षा निदेशक उसे कहता है कि बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए कोई मजबूर नहीं करता है, बच्चे चाहें तो किसी और टीचर से भी ट्यूशन ले सकते हैं। ये शिक्षा निदेशक का संवाद बिल्कुल लचर और गलत है। उसे ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने का कोई गंभीरता नज़र नहीं आती। वह समस्या की गहराई में गए बिना बात कह देता है। ऐसा लगता है कि वह समस्या को समझने के बजाय बला टालने में रुचि लेता है। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई ये बात किसने किस प्रसंग में कही? ये बात रजनी के पति रवि ने कही और ये उस वक्त कही जब पेरेंट्स मीटिंग में रजनी भाषण दे रही थी और वो शिक्षकों के मुद्दे की ओर भी इशारा करती है और कहती है कि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए भी आंदोलन किया जाना चाहिए। तो पति जो रजनी के होते हैं रवि, वो कहते हैं कि ये लो, इसको एक और मुद्दा मिल गया। इससे जो रवि की मानसिकता का पता चलता है वो है उसकी बचने की मानसिकता, यानी अपने कर्तव्य से बच जाने की मानसिकता। वह अपने काम से काम रखना चाहता है, समाज की समस्याओं से अपने आप को बचा लेना चाहता है। रवि जो है वो तब तक किसी समस्या से लड़ना नहीं चाहता जब तक कि वो समस्या उससे खुद से सीधे सीधे ना जुड़ी हो। चौथा प्रश्न है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? संपादक रजनी का साथ नहीं देता। इस कड़ी की मुख्य समस्या है स्कूली अध्यापकों द्वारा बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाना, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण। यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो रजनी इस बात को स्वीकार करती और वो कभी भी इस तरह से आंदोलन नहीं करती। दूसरा, यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो भी वह इतना सफल आंदोलन नहीं हो पाता और रजनी हो सकता है इस लड़ाई को लड़ने में रजनी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की। पाठ के आसपास जो है ये प्रश्न आप सभी देख लेना। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? सबसे ज़्यादा गुनहगार गलती करने वाला ही नहीं, गलती को सहन करने वाला भी है, क्योंकि वो अगर सहन नहीं करेगा तो गलती करने वाला भी पीछे हट जाएगा, गलती नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? स्त्री का चरित्र आमतौर पर देखा जाता है कि स्त्री जो है सहनशील होती है, स्त्री जो है आवाज़ नहीं उठाती, चुपचाप रहती है, शांत रहती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि रजनी जो है इन सारी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ देती है और वो एक साहसी महिला के तौर पर सामने आती है। पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि किसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? ये आप स्वयं सोचेंगे कि आपको किस प्रकार के निर्देश देने हैं इस पाठ को फिल्माने के लिए। चौथा है, इस पटकथा के में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? देखो, दृश्य अलग, ये एक पटकथा है और जैसे ही लोकेशन बदलती है यानी कि जगह बदलती है उसी वक्त एक नया दृश्य बन जाता है। इसी तरह से भाषा की बात,
इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनका अर्थ हमें बताना है। वरना तुम तो मुझे काट ही देती। काट ही देने का मतलब है छोड़ देना, जैसे कि भूल जाना या छोड़ देना। जब ये बात तब कहती है रजनी कि अगर मैं समय पर नहीं आती तो मिठाई से मैं बच जाती, यानी तुम मुझे मिठाई नहीं देती, मुझे काट देती यानी छोड़ देती। अमित, जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। भोग लगाने का मतलब है खा लेना, खिला देना, यानी पहले अमित कोई भी चीज़ तुम्हें खिलाता है उसके बाद ही हम खा सकते हैं। थोड़े ही खा सकते हैं, थोड़े ही का मतलब नहीं खा सकते। जब हम थोड़े ही शब्द का इस तरह प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब नकारात्मक हो जाता है, यानी हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं, यानी हम लोग नहीं खा सकते। बस मैं समझ गया। यहाँ पर बस शब्द जो है ये इसका मतलब है अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। और पटकथा के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि पटकथा होती है किसी धारावाहिक के लिए लिखी गई कहानी जो किसी पर्दे पर फिल्माया जाना है, जो कैमरे के सामने जिसका फिल्मांकन किया जाना है। तो पटकथा छोटे पर्दे के लिए भी हो सकती है, बड़े पर्दे के लिए भी हो सकती है। जितनी फिल्में बनती हैं उन सब की पटकथा किसी न किसी के द्वारा लिखी भी होती है। जितनी धारावाहिक बनते हैं उनकी भी पटकथा किसी न किसी के द्वारा लिखी होती है। ये महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जिनको आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।